करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ नेशनल अफेयर्स की। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किए कुछ वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ 3200 करोड़ रुपीस। ठीक, यहीं पर हम बात करते हैं। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले एक बात करेंगे इंडिया की पहली वाटर मेट्रो के बारे में। कहां पर इसको लॉन्च किया गया? कोची, केरला। अब बच्चे कहां पे कंफ्यूज होंगे आप सब? इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो, इन दो क्वेश्चंस में अगर अंडर वाटर मेट्रो आ जाए तो ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में, ठीक है। और कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई, हुगली रिवर पे बनाई गई है, हुगली रिवर के नीचे, ठीक। और ये आ जाता है तो पहली वाटर मेट्रो कहां पर? कोची, केरला में रहेगी। फिर इसी के साथ पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन केरला में इसको लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है डिजिटल साइंस पार्क भी लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम केरला में, डिजिटल साइंस पार्क, ठीक है। कहां पर लॉन्च किया गया? ये तिरुवनंतपुरम केरला में, जो कि बूस्ट देगा डिजिटल इंडिया को। फिर इसी के साथ साथ रिवाइज करें एक बार, कोची वाटर मेट्रो कहां पर? कोची, केरला में। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वॉज डेवलप्ड बाय कोची शिपयार्ड। फिर इन्होंने एक फाउंडेशन स्टेज ले किया डिजिटल साइंस पार्क के लिए, ये कहां पर? तिरुवनंतपुरम केरला में, ताकि डिजिटल इंडिया को बूस्ट मिल सके। फिर टोटल प्रोजेक्ट आउटले हैज बीन एस्टिमेटेड अराउंड 1515 करोड़ रुपीस और इनिशियल इन्वेस्टमेंट फेज 1 में रहेगी अराउंड 200 करोड़ रुपए की। फिर केरला की वंदे भारत ट्रेन भी, पहली वंदे भारत ट्रेन की अभी ये भी इनॉग्रेट की गई। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आर्टिशियंस, हैंडीक्राफ्ट, हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, वीवर्स, ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जो ये आर्टिशियंस है जो इस फील्ड से एसोसिएटेड है, उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पोर्टल। ये एक ई कॉमर्स पोर्टल है जो रहेगा इंडियन हैंडमेड पोर्टल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। किस व्यक्ति के द्वारा? तो पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट पोर्टल, ठीक। किसके लिए है? आपका जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके हैंडलूम इंडस्ट्री से रिलेटेड है फ्रॉम गुजरात, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से 35 लाख हैंड वीवर्स एंड अराउंड 27 लाख स्किल्ड हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस को कनेक्ट किया जाएगा, ताकि उनको जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उनको आगे सेल किया जा सके। और सेल कैसे करेंगे? थ्रू दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ताकि इनको एक ऑडियंस प्रोवाइड की जा सके, इनको एक जहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल करें उन लोगों को इनकी मार्केटिंग की जा सके बेसिकली। इसलिए अगर आपको याद हो ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये भी क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि जो ये लोग अपने MSMEs है, छोटे प्रोडक्ट्स जो लोग बेचना चाहते हैं अपने, उनको एक ऑडियंस मिल सके, इसीलिए ये ONDC लॉन्च किया था, ठीक है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे आपका अमेजोन हो गया, तो इन पे भी तो प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं। ऐसे ही क्यों ना हम इंडिया का अपना खुद का एक ऐसा पोर्टल बनाएं जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट, जो हमारे ये व्यूवर्स हैं, जो छोटे छोटे जिनके बिजनेसेस हैं, वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकें और पूरे इंडिया में, और इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनकी हम डिलीवरी कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आर्टिशियंस हैं, वीवर्स हैं, इनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ही ये लॉन्च किया गया था, ठीक। एंड यहाँ पर अभी जो स्टार्टिंग में बात की गई है, ये प्लेटफॉर्म इंश्योर करता है कि कोई भी कमीशन नहीं ली जाएगी, जीरो कमीशन बेस्ड ही आपका प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पर आप घर के कपड़े, होम डेकोर, ज्वेलरी, एसेसरीज, ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, कोई भी हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल मटेरियल्स, उनको यहाँ प्रमोट करने की बात की गई। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इज अडॉप्टेड नेशनल हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैज अडॉप्टेड नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। तो कितनी स्टेट्स ने या यूनियन टेरिटरीज ने अडॉप्ट किया है ये नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS फॉर लैंड रिकॉर्ड्स? तो ये 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर लैंड रिसोर्सेज, द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको भी अडॉप्ट किया गया 26 स्टेट्स के द्वारा एंड 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये भी पायलट बेसिस पे चल रहा है। ये ULPIN, याद रखना, इसको स्वामित्व पोर्टल पे भी इंटीग्रेट किया गया है। और स्वामित्व पोर्टल क्या है?
स्वामिता पोर्टल ये क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहीं पे देख सकते हैं 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने अडॉप्ट किया नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट पर आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। कैनरा बैंक एंड RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इन्होंने कोलैबोरेट किया ताकि डिजिटाइज सबमिशन किया जा सके ऑफ द फॉर्म 15G 15H। ये 15G और 15H क्या है कि जो भी आपकी इंटरेस्ट जनरेट करते हो ना आप अपने सेविंग्स पर या फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है उस पर जो टैक्स डिडक्ट ना किया जाए फॉर रिक्वेस्टिंग नॉट टू डिडक्ट TDS जो कि आपका टैक्स कटता है, उसके लिए ये एक फॉर्म सबमिट किया जाता है। और अगर आपका इंटरेस्ट जो लिमिट होती है उससे कम है तो आपका एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो आपको फिर वहाँ टैक्स नहीं पे करना। फॉर एग्जांपल अगर हम नए टैक्स रिजीम के हिसाब से देखें तो अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है आपको तो टैक्स नहीं देना होता। फिर ऐसे ही ओल्ड रिजीम के हिसाब से देखें तो आपको टैक्स नहीं देना होता अगर आपका 5 लाख से कम इनकम है। तो सिमिलरली अगर आपने इंटरेस्ट इनकम जनरेट करी है किसी प्रॉपर्टी से फॉर एग्जांपल आपका एक रियल एस्टेट है, आपकी एक ऑफिस है या फिर आपका एक शॉप है कहीं पर, तो उस शॉप से आपका जो इंटरेस्ट आएगा ना, तो ये जो जिन्होंने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो आपका TDS काट के देंगे। वो जो पैसा जैसे मान लो अगर आपका 10,000 रेंट फिक्स है तो आपका 10,000 रेंट आपके पास आएगा, तो आपका जो ये अमाउंट जनरेट होता रहेगा, इसको 10,000 नहीं इसको 40,000 कर लेते हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? ये हो गया 4,80,000 एक साल का। तो इस पे आपको टैक्स नहीं पे करना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका अमाउंट कट कर आएगा ओरिजिनल टैक्स इंटरेस्ट से। मान लो आपका रेंट अगर था 40,000 तो आपकी जनरेट इतनी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका जो इंटरेस्ट आपकी वैल्यू आएगी, आपका जो रेंट आएगा वो अराउंड कुछ कट के मान लो 36,000 आएगा, तो जो 4,000 होगा वो पहले ही जो आपको इशू करेगा रेंट वो काट के देगा। और उस केस में आपको ये फॉर्म फिल करना है ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो आगे इससे ना कटे, आप ये शो कर सकें कि हाँ हमारा रेंट ऑलरेडी कट गया। ये एक एग्जाम्पल था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने किसके साथ अभी पार्टनर किया ताकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑफर किया जा सके? तो याद रखना प्लेटफॉर्म डायरेक्ट याद रखो Active.ai, इनके साथ इन्होंने टाई अप किया ताकि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल किया जा सके टू वेरियस MSMEs। जो MSME बिजनेसेस हैं उनको आगे ये प्रोवाइड करने की बात की गई। यहाँ पर जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का आपको एक टर्म देखने को मिलेगा, BNPL आपको एक टर्म देखने को मिलेगा। ये बेसिकली क्या है? SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कुछ कंपनीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट एज अ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और बाय नाउ पे लेटर फीचर क्या होता है आपका? इसी सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो EMI में कन्वर्ट कराना। अगर आपको अभी याद हो तो एक बैंक ने UPI के थ्रू जो आप पेमेंट करेंगे उसको EMI में कन्वर्ट करने की एक फैसिलिटी लॉन्च की। कौन से बैंक ने? वो है ICICI बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया कि आप UPI करो और UPI से आप अपने अगर परचेज बड़ी है तो उसको EMI में कन्वर्ट करा लो 6, 3, 6 एंड 9 मंथ की EMI में। ठीक है, तो ऐसे ही आपके जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फिर मान लो आपकी कहीं पे प्रोडक्ट है, आपकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आपकी कहीं जगह है आपने उसका इंश्योरेंस कराया, वहाँ पे आग लग गई, चोरी हो गई, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट के लिए, ये सारे ऑफर्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देख सकते हैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने Active.ai के साथ पार्टनर किया टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। करेक्ट। फिर SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफ Active.ai एंटरप्राइज एम्बेडेड विद B2B एंड इंश्योरेंस विल बी यूज्ड अंडर द कोलैबोरेशन फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इन सब चीज़ों से मिलकर देखो टेक्नोलॉजी आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी तो सबको पता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को मिला के आप कैसे कंबाइन करके एक ऐसी सर्विस या ऐसा प्रोडक्ट सामने लाते हैं जो कि लोग आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए या फिर उससे उनको बेनिफिट मिले। तो ऐसे ही ये आपका लॉन्च किया गया इन दोनों के द्वारा मिलके। Active.ai की बात करें, ये सिंगापुर हेडक्वार्टर कंपनी है अंडर IRDAI एंड इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू MSMEs। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड विद 34th गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2023? अभी आपने देख ही लिया कौन है ये, एलेजेंड्रा कॉरप।
आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है अलेक्जेंड्रा कॉरक, और इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए जो अपना योगदान दिया है, इन्वायरमेंट के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए जो वर्क किया है, उसको ऑनर करने के लिए इनको 34th गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2023 से सम्मानित करा गया है। ठीक है, टोटल 6 विनर्स थे, उनमें से एक ये हैं, ये ब्राजील की हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और इनको गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज से सम्मानित किया गया। बाकी अवार्ड थे ड्रिलिंग एंड माइनिंग के लिए, फॉरेस्ट के लिए, ओशंस एंड कोस्ट के लिए, पॉल्यूशन एंड वेस्ट के लिए, तो वो भी आप ऑनलाइन PDF से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है? हाईएस्ट सिविल अवार्ड होता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के जो हाईएस्ट सिविल ऑनर दिया जाता है वो आपका ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली किन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट सिविल ऑनर है ऑस्ट्रेलिया का। इन्होंने जो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन डेवलप किया है, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड को बढ़ावा दिया है, इन्वेस्टमेंट को, फिलेंथ्रोफी को पे लिए जो इन्होंने इस फील्ड्स में काम किया है, इसीलिए इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से अभी सम्मानित करा गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं रतन टाटा जी, इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NTRO। NTRO क्या होता है? NTRO है आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके चेयरपर्सन अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है अरुण कुमार सिन्हा। 2 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है एज द चेयरमैन ऑफ NTRO। अगर हम अरुण कुमार सिन्हा की बात करें तो ये IPS हैं 1984 बैच के ऑफ केरला कैडर। ठीक है, और इनको अभी NTRO के चेयरमैन बनाया गया 2 साल के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुण सिन्हा हैज़ बिन एडवाइजर इन NTRO फॉर 2 years, और इनको अभी रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स पर। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर क्लियर्स द मर्जर ऑफ HDFC इन्वेस्टमेंट विद HDFC। आई रिपीट, अभी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने, जो कि एक सेंट्रल बैंक है, फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, इन्होंने अप्रूव किया मर्जर ऑफ HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड HDFC होल्डिंग लिमिटेड विद देयर पेरेंट कंपनी जो है HDFC लिमिटेड। एज अ पार्ट ऑफ द कंपोजिट स्कीम amalgamation, MAS has also approved the acquisition of 20% or more stake in the Griha लिमिटेड बाय HDFC बैंक। ये ग्रिहाफ क्या है? ये 2012 में फाउंड की गई थी, होली ओन्ड सब्सिडरी है HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की, एंड अ फॉरेन स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ HDFC लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसरो की। इसरो को अगर आपको याद हो, मैंने कल या परसों पढ़ाया था आपको कि इन्होंने 2 सिंगापुर की सैटेलाइट्स लॉन्च की थी इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, किसकी मदद से लॉन्च की गई थी? PSLV C-53 रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई थी, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और अगर मैं बात करूं आज़ादी सेट, वो किससे लॉन्च किया गया था? वो आपको लॉन्च किया गया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, लेकिन ये एक फेलियर मिशन रहा था। कमिंग बैक, ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। अभी इसरो फिर से न्यूज़ में है, क्यों? इन्होंने PMD ऑपरेशन टेस्ट किया है GSAT-12 सैटेलाइट्स का। GSAT क्या, PMD क्या होता है? पोस्ट मिशन डिस्पोजल। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि जब अगर सैटेलाइट का काम पूरा हो जाता है, जब उसका जो टाइम पीरियड डेडिकेटेड होता है कि ये 2 साल के लिए काम करेगी, 10 साल के लिए काम करेगी, तो उसके बाद जो जनरल प्रैक्टिस वो क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से, जहाँ पे भी वो एटमॉस्फेयर में है, उससे उसको डी ऑर्बिट किया जाए, ताकि या तो वो बाहर की तरफ चली जाए, एंड अगर बाहर की तरफ भी जाए तो वो एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहे, जिससे आने वाली सैटेलाइट्स को गार्बेज की दिक्कत ना हो। और वरना उनको अंदर की तरफ, अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ धकेल दिया जाता है थोड़ा सा ऑर्बिट चेंज करके, ताकि वो अर्थ में ही बर्न आउट हो जाए। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो अभी इसरो ने कंप्लीट किया PMD पोस्ट मिशन डिस्पोजेबल ऑफ GSAT-12 सैटेलाइट। करेक्ट। देखो, और इसको क्या कहते हैं जिसमें ये रिवॉल्व करते हैं? GEO, जो कि है आपका जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिटल। और ये GSAT-12 इज द 23rd जियो सैटेलाइट टू अंडरगो PMD। करेक्ट, और डीकमीशन होने से पहले। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑब्यूट्री पर। पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट तारिक फतेह, इनका रिसेंटली निधन हो गया।
ठीक है, ये एक कॉलमनिस्ट थे, फेमस जर्नलिस्ट थे और पाकिस्तान बॉर्न कैनेडियन कॉलमनिस्ट एंड फेमस जर्नलिस्ट थे तारिक फतेह। ये अपने आप को मिडनाइट चाइल्ड के उपाधि दे चुके हैं, बेसिकली सेल्फ डिस्क्राइब थे। टोरंटो ओंटारियो कनाडा से ये बिलोंग कर रहे थे और यहाँ पर इनका बिलोंग तो इनका जन्म तो पाकिस्तान से हुआ था, लेकिन टोरंटो ओंटारियो कनाडा में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 73, करेक्ट। एंड 1949 में इनका जन्म हुआ था कराची पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट, टेनिस लेजेंड जयदीप मुखरेजा, इन्होंने अब अनाउंस कर दिया अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मतलब इन्होंने अपनी ही जर्नी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी, क्रॉस कोर्ट, राइट। जयदीप मुखरेजा ये एक रिटायर्ड प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं एंड इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी जो कि है क्रॉस कोर्ट, एंड इन्होंने इसको लॉन्च किया ड्यूरिंग अ फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन टेनिस प्लेयर्स लाइक रमेश कृष्णन एंड सोमदेव देवरमन। एंड इस बुक को याद रखना को-ऑथर किया गया बाय पेपरी सेन श्रीरमन, अ जर्नलिस्ट, राइटर एंड ट्रांसलेटर, एंड विस्तस्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, हम वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व करते हैं? मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया होता है, ठीक। कब ऑब्जर्व करते हैं ये क्वेश्चन आएगा। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 अप्रैल को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड बेसिकली इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। मलेरिया से बहुत लोगों की जान जाती है और उससे लोगों की जान बचाई जा सके और उसकी प्रिवेंशन की तरफ काम किया जा सके, इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसी की एक थीम याद रखेंगे, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। आई रिपीट, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ये आपकी थीम रहेगी, करेक्ट। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2008 में ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड मलेरिया डे। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा WHO का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे? इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? ताकि जो डेलीगेट्स हैं एंड जो मेंबर्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको ऑनर करने के लिए, उनको एक रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे, उनको एक सम्मान देने के लिए और उनकी याद में बेसिकली कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। क्योंकि यूएन एक बॉडी है जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जैसे हर कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है, वैसे ही एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर पूरे दुनिया पर, पूरी अर्थ पर एक चेक रखती है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस, राइट। और इसी के लिए ये इन्हीं के लोगों जो यहाँ काम करते हैं उनके लिए इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ऑब्जर्व किया गया 25 अप्रैल को। और ये 4th एडिशन है जो कि हमने 2023 में ऑब्जर्व किया है। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? ये आपका न्यूयॉर्क में रहेगा। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? ये भी आपका न्यूयॉर्क में रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, और ये एस्टेब्लिश कब की गई? 1945, और एंटोनियो गटर्स यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 25 अप्रैल। नेक्स्ट, वर्ल्ड पेंगुइन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड पेंगुइन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। किस लिए? क्योंकि जो पेंगुइन का एक इकोसिस्टम, जो इनको एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है ना, वो कोल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, आइसी एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे जो हमारे आर्कटिक रीजन है, एंटार्क्टिक रीजन है, यहाँ पर बेसिकली आपके पेंगुइन्स हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादा। और हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये आपके लुप्त होते जा रहे हैं, आइसबर्ग्स ख़त्म होते जा रहे हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से। इसके जो इनका जो इकोसिस्टम है, जो इनकी जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो इनकी भी तादाद आप देखेंगे ख़त्म होती जाएगी और इवेंचुअली ये भी डिसअपीयर हो जाएंगे, एंडेंजर्ड हो सकते हैं ये आने वाले टाइम पे, राइट। तो वर्ल्ड पेंगुइन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 25 अप्रैल को। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे पेंगुइन अवेयरनेस डे अगर पूछा जाए तो वो 20 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। पेंगुइन अवेयरनेस डे 20 जनवरी, पेंगुइन वर्ल्ड पेंगुइन डे आपका 25 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन डू वी ऑब्जर्व यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे? यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व की जाते हैं ये बताओ ज़रा। ये आपका 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। जो स्पेनिश लैंग्वेज है ना, इट इज़ वन ऑफ द 6 लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो निर्धारित की गई हैं, ठीक। 6 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं अगर हम देखें? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश एंड रशियन।
और स्पेनिश उसमें से एक आ जाती है। स्पेनिश की लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं 23 अप्रैल को स्पेनिश लैंग्वेज डे। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स 2023 में 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स कह लो या वर्ल्ड लैब एनिमल्स डे, किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है? हम जानते हैं हमारी कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हुई मेडिकल फील्ड में, वो हम पहले एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, जनरली रैट्स पर टेस्ट करते हैं। ठीक है, उस टेस्ट के दौरान ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है क्योंकि हमें पता है, बट आप ये समझिए एक वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं हर एनिमल पे कुछ ना कुछ टेस्ट किया गया है, चाहे वो मेडिसिन बनाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो उससे जो एनिमल सफरिंग होती है उसको, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। और क्या है? 24 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स। चलिए, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। पीएम मोदी ने डेडिकेट किया वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ 3200 करोड़ रुपीस एंड इंडिया का पहला वाटर मेट्रो कोची केरला में और पहला वंदे भारत ट्रेन भी केरला में इनॉग्रेट किया गया। देन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने डेडिकेट किया हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पोर्टल फॉर मेकिंग आर्टिशंस एंड वीवर्स सेल्फ रिलायंट। 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने अडॉप्ट किया नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब ऑनलाइन कर देंगे, इससे सभी लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा और ऑनलाइन डाटा रहेगा सारा। ठीक, फिर कैनरा बैंक एंड RBIH, इन्होंने कोलैबोरेट किया डिजिटाइज सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G एंड 15H। जो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो आपके जितनी लिमिट होती है उससे कम है तो आपको टैक्स ना कटे, उसके लिए ये 15G और 15H ये फॉर्म करना पड़ेगा। बेसिकली TDS से रिडम्पशन के लिए, एग्जाम्पशन के लिए ये किया गया है। देन बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड इन्होंने Active.ai के साथ पार्टनर किया टू ऑफर वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू MSMEs। देन 34th गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज की बात करें 2023 में अनाउंस किया गया ये। ठीक, 6 विनर्स रहेंगे यहाँ टोटल, आप देख सकते हैं। रतन टाटा को अभी ऑनर किया गया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर रहेगा। देन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अरुण सिन्हा को एज द चेयरमैन ऑफ NTRO। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर की बात करें, दे हैव क्लियर द मर्जर ऑफ HDFC इन्वेस्टमेंट विद HDFC। इसरो ने कंप्लीट किया PMD ऑपरेशन ऑफ GSAT-12 सैटेलाइट। पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट तारिक फतेह, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। टेनिस लेजेंड जयदीप मुखरेजा, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अभी पब्लिश की है क्रॉसकोर्ट। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 25 अप्रैल को, वर्ल्ड पेंगुइन डे ये भी 25 अप्रैल को, UN स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को एंड वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स ये आपका 24 अप्रैल को। ठीक है, तो ये तो हो गए दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ और 1 या 2 दिन पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। जैसे UN इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को, UN स्पेनिश लैंग्वेज डे वो भी 23 अप्रैल को। फिर SpaceX का स्टारशिप, ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल एंड बिगेस्ट रॉकेट था जो अभी तक बनाया गया था, इसका टेस्ट हुआ लेकिन ये एक्सप्लोड हो गया ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट। नेक्स्ट 14th एडिशन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था एंड 1993 में फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था इन इंडिया बैक इन 1993 और ये 14th एडिशन था अभी पंचायती राज डे का जो 2023 में ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट RBI रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, इन्होंने लॉन्च किया गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी को। तो पूछा जाए कि गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली वो कंट्री अभी कौन सी बनी, तो वो है जिम्बाब्वे। ठीक है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर का, उसको अपने लोकल करेंसी के खिलाफ रोकने के लिए, उसको और स्टेबल करने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल अफेयर्स। अगर हम देखें, इंडिया ने अभी मंगोलिया में उनका पहला ऑयल रिफाइनरी बना के देने की बात की गई और ये 2025 तक बन के रेडी हो जाएगी। नॉट जस्ट दिस, मंगोलिया इसके अलावा आप देखेंगे कोल सेक्टर में भी इंडिया के साथ कंट्रीब्यूशन करने की बात कर रहा है, इनके साथ मिलके काम करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट नेशनल अफेयर्स की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन,
इन दोनों ने मिलकर अभी कई सारी यूरोपियन एजेंसीज के साथ टाई अप साइन किया, ताकि जो एविएशन सेक्टर है, जाकि जैसे हम एरोप्लेन्स की बात करते हैं, एयर ट्रैवल की बात करते हैं, तो उस सेक्टर को और बेटर बनाने के लिए बिटवीन इंडिया एंड ईयू। देखो आजकल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक दूसरे के साथ ये डाटा शेयर करेंगे कि कैसी चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं, किस किस चीज़ से क्या चीज़ में बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो बुकिंग सिस्टम हो, चाहे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, तो उस सभी चीज़ों को और एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लोगों को इन दोनों ने अभी एक पैक्ट साइन किया है, ठीक है, वेरियस यूरोपियन एजेंसीज के साथ, ताकि एविएशन टाइज को बेटर किया जा सके इन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। ये हो गए रिवीजन फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, किस कंट्री ने होस्ट किया ईयू इंडिया एविएशन समिट को। दूसरा, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनोकस। तीसरा, विच यूनियन मिनिस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद द 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं हम डेली बेसिस पे ऐसा कंटेंट लाते रहें, तो आपको वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रोवाइड